गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको रेट लॉ को बताया था और उसमें मैं आपको ये भी बताया था कि रेट लॉ में हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बेसिकली, और कैसे उसके हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है नहीं होता है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका था। राइट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक दो और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो होगा हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग पहले तो करते हैं। क्वेश्चन है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड decomposes as follows. Decomposes as follows और आपका रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 डाइड नाइट्रोजन मतलब N2 हो गया और पेंटॉक्साइड मतलब O5। ये आपका बेसिकली डिकम्पोज कर रहा है NO2 और O2 में। तो NO2 और O2 इक्वेशन बैलेंस्ड भी है, इधर में ये 2 और ये 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गया 5, तो 2 2 या 4 1 5। ठीक है, इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है इफ माइनस डी N2O5 अपॉन dt माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इट इज इक्वल्स टू K1 into concentration of N2O5, K1 into concentration of N2O5, और दिया हुआ है dNO2 अपॉन dt, d concentration of NO2 अपॉन dt it is equal to K2 into concentration of N2O5, K2 into concentration of N2O5, और आपको दिया हुआ है d O2 अपॉन dt, dO2 upon dt it is basically equal to K3 into concentration of N2O5, K3 into concentration of N2O5। ये आपका गिवन डाटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपका बेसिकली ये हो गया, derive the relation between K1 K2 and K3, derive the relation between K1 K2 एंड K3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आप पहले इसको पॉज करके क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इस इक्वेशन के थ्रू हमारा डिकम्पोज कर रहा है। ये इक्वेशन आपका केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस्ड भी है, और दिया हुआ है कि माइनस डी N2O5 अपॉन dt की वैल्यू इतनी है, dNO2 अपॉन dt की वैल्यू इतनी है, और dO2 अपॉन dt का वैल्यू इतना है। तो आपको इस K1 K2 और K3 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, आई बात समझ। तो अब जरा देखो, ये जो टर्म है आपका dNO2 N2O5 अपॉन dt, ये क्या चीज़ है आपका, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट है तभी तो माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है। तो dN2O5 अपॉन dt दिस इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, dNO2 अपॉन dt तो NO2 प्रोडक्ट है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और dO2 अपॉन dt दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट, सो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर K1 K2 और K3 के बीच में रिलेशन चाहिए तो इन तीनों के बीच में हम लोग को रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि ये तीनों इन तीनों के इक्वल में है, और इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन तो स्टडी कर चुके हैं। रेट के एक्सप्रेशन में मैं आपको बताया था ना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लोग रिलेशन को कैसे लिखते हैं रेट वाला एक्सप्रेशन में। तो अगर इस रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखे, हम लोग यहाँ देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, जो कि मैं आपको लिखना सिखा भी चुका हूँ, तो रेट का एक्सप्रेशन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 और ये रिएक्टेंट है तो 1 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, दैट इज माइनस dN2O5 अपॉन dt, इट विल बी बेसिकली इक्वल टू, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 1/2, यहाँ पे d कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज़ NO2 अपॉन dt एंड इट विल बी बेसिकली इक्वल टू,
यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 है तो दैट मीन्स 1 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो 1 अपॉन 1/2, क्योंकि 1/2 इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन के साथ, आपको मैं बताया भी था। यहाँ पे 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 1 अपॉन करके लिखते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1/2, इसलिए यहाँ लिखे 1 अपॉन 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, राइट। अरे यही होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस टी N2O5 अपॉन dt, इट इज इक्वल टू 1/2 dNO2 अपॉन dt और 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो 2 DO2 अपॉन dt, ये होगा ना। अब जरा देखो, माइनस dN2O5 अपॉन dt, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितना, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, तो माइनस dN2O5 अपॉन dt का वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, इट इज इक्वल टू 1/2, ये तो कांस्टेंट है, dNO2 अपॉन dt, तो dNO2 अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, तो इट इज K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स dO2 अपॉन dt, इसकी वैल्यू दी हुई है K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, तो K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N2O5, जो भी चीज़ कॉमन है उसको आप क्या कर दो, काट दो, K1 K2 K3 अलग अलग, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग, कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 तीनों में सेम है हमारा, तो वो कैंसिल होकर के आपका हट गया, तो बच क्या गया इधर में, K1 इट इज़ इक्वल टू 1/2 K2 इट इज़ इक्वल टू 2K3, ठीक है। तो K1 K2 K3 में आपका रिलेशन आ गया, 1 K1 इट इज़ इक्वल टू हाफ K2 इट इज़ इक्वल टू 2/2 K3। ये अगर आप चाहोगे कि इसको फ्रैक्शन में हम लोग नहीं रखें, तो फ्रैक्शन में हटाने के लिए इधर में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन से हट जाएगा, तो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दैट इज़ 2K1, यहाँ पे हमारा 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो ये कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 1K2 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4K3, दिस इज ऑल्सो द आंसर। ये दोनों ही आंसर हो गए, तो K1 K2 और K3 के बीच में आंसर आपका रिलेशन आसानी से निकल गया, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आई बात समझ में। तो रेट एक्सप्रेशन, जब कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन होगा तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, जो कि आपको पढ़ा चुका हूँ, और बाकी रेट लॉ भी पढ़ा चुका हूँ, उससे भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात, नोट डाउन कर लो आप इसको। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका ये स्टडी चल रहा है तो आप अपना एनसीईआरटी को ज़रूर स्टडी करें। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी के थ्योरी को भूल से भी ना छोड़ें। 12th का एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से भी होते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो भी हमारा इनटेक्स्ट क्वेश्चन सब हैं, या तो वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, उससे मतलब नहीं है, आप उन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, एज वेल एज जो आपका एक्सरसाइज में भी जो टॉपिक्स पढ़ाई हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर एनसीईआरटी छोड़ करके आप बाकी आप इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए बेसिक बुक है, उसी को प्रोवाइड करती है सीबीएसई। नहीं कर रहे हो आप तो कोई देखने वाला पूछने वाला भी नहीं है, उससे आपको घाटा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इतने दिनों का अगर लॉकडाउन हुआ है तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो भी 6 महीने बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड का एग्ज़ाम अगर वो फरवरी मार्च में होना है तो ऑब्वियसली वो फरवरी मार्च में ही होगा, ठीक है। तो आपका ये जो टाइम है, इसको आप टाइम को यूटिलाइज़ करो अच्छे से स्टडी करने में। ऐसा नहीं कि अभी तो सर कुछ बोल नहीं रहे हैं, होमवर्क नहीं चेक कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसको पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब छोड़ो ना यार, लेक्चर देखते चलना है, बात खत्म। पीछे का जो गया गया, कंप्लीट पूरा हुआ नहीं हुआ तो वो आपकी घटा है, ठीक है। हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग क्लास में भी आपको वैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उससे हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट तो ऐसे भी नहीं है,
और अभी तो ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते क्योंकि आप सामने ही नहीं हो। तो उधर भी आप ही का घाटा है, इधर भी हम आप ही का घाटा है, ठीक है। तो अगर आप खुद से सिंसियरली कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है कुछ रिजल्ट है उसको मैं लिखूंगा, ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स, रिएक्शन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2A + B गिव्स C + D, राइट। यही रिएक्शन है और आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा में क्या क्या दिया हुआ उसको मैं लिख दे रहा हूँ। इधर में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर कि कितना नंबर एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ A इस में, इसमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस वाले चार्ट में दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, दैट इज प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt की वैल्यू, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। चलिए जब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर, कितना टोटल एक्सपेरिमेंट है 4, 1 2 3 एंड 4 एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर जब हम लोग 1 करते हैं तो उसमें A का कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग 0.10 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी में दिया हुआ है, जबकि B का कंसंट्रेशन भी हम लोग इतना ही लेते हैं 0.1, और उस टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D होता है 6 × 10⁻³ ठीक है। उसके बाद है 0.30, 0.2, और उस टाइम का रेट आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन का D का 7.2 × 10⁻³ इसका यूनिट आपको दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का या रेट का यूनिट हमेशा होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी और टाइम ये, और इन सब का दिया हुआ है आपको मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन है तो ऑब्वियसली मोल पर लीटर, दैट मीन्स मोलैरिटी में, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ 0.30, और यहाँ पे आपको दिया हुआ वैल्यू 0.4, ठीक है। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ 2.88 × 10⁻⁻1, इट इज़ इक्वल टू 2.88 × 10⁻⁻1, और यह फोर्थ में दिया हुआ है 0.4, ये दिया हुआ है आपको 0.1, और ये 2.40 × 10⁻²। तो हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जब कंसंट्रेशन A का लेते हैं 0.10 मोल पर लीटर, B का भी उतना ही लेते हैं, तो उस टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D कितना होता है हमारा 6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। जब सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम हमारा रिएक्शन के साथ, उस टाइम पे A का कंसंट्रेशन लेते हैं हम लोग 0.30, B का लेते हैं 0.2, तो उस टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D आ गया 7.2 × 10⁻³ थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम हम लोग रेट कंसंट्रेशन A का लेते हैं 0.30, B का हम लोग लेते हैं 0.4, तो उस टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D आ गया हमारा 2.88 × 10⁻⁻1। और फोर्थ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जब A का सेम ही हमारा रिएक्शन है, कंसंट्रेशन सिर्फ A B का चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग A का कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर, B का 0.1 मोल पर लीटर, तो उस टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमारा D कितना आ गया 2.40 × 10⁻², राइट। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपसे डिटरमाइन द रेट लॉ determine the rate law and rate constant for the reaction. Rate constant for the reaction. इस रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन है आपका मेन रिएक्शन,
जब उसका 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डाटा कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, रेट का लॉ भी लिखना है, ठीक है, जो आपको पता ही है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑर्डर, तो वो लिखना है। और साथ में आपको रेट कांस्टेंट भी बताना है कि रेट कांस्टेंट इसका कितना होगा, ठीक है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हो गया कि अगर रेट लॉ इस रिएक्टेंट के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, के दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए। अब ए का पावर इट्स ऑर्डर 2 के बराबर हो भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम लोग x मान लेते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है और इसका भी पावर ऑर्डर। तो ये, तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को रेट लॉ लिखना है तो ये वाला टर्म लिखना है। ये लिखने के लिए हम लोग क्या क्या पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन ए बी का तो हर जगह पे हम लोग का दिया ही हुआ है, हम लोग को ये x पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए। तो पहले तो आप x, y और k की वैल्यू इस डाटा के हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करो। आप इसको थोड़ा सा सोचो, इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। आसान सा क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा एक बार सोचिए इस पर, ठीक है। हो गया क्या? चलिए देखिए इधर क्वेश्चन समझ में आई बात। एक रिएक्शन है आपका ये रिएक्शन को हम लोग लैब में कर रहे हैं। टोटल हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहले बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ए का कंसंट्रेशन इतना लेते हैं, बी का कंसंट्रेशन इतना लेते हैं, तब डी के फॉर्मेशन का रेट दिया हुआ है। दूसरा एक्सपेरिमेंट सेम रिएक्शन के साथ करते हैं तो ए का कंसंट्रेशन इतना कर देते हैं, बी का इतना, तो हमारा रेट ये आ जाता है। तीसरा हम लोग ये कर देते हैं, ए का कंसंट्रेशन, बी का, तो रेट ये आ जाता है। चौथा में हमारा ये, तो हम लोग को फाइंड करना है कि रेट लॉ क्या होगा। तो रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए बेसिकली यही होगा। अरे होगा नहीं होगा, तो यही होगा हमारा रेट लॉ। लेकिन इसमें हमारा क्या क्या चीज़ मिसिंग है, आप जरा देखो कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा ही कुछ होता है, ROR इट इज इक्वल टू के इंटू रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर इट्स ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन ए और बी का हर एक पॉइंट पे दिया हुआ है, किसी के भी टर्म्स में आप रेट लॉ लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के टर्म्स में हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, तब ये लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, 0.1 लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन जब तक रेट कांस्टेंट और जब तक हमारा x और y की वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम लोग रेट लॉ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब तो वेरिएबल ही है, ये तो चेंज पता हम लोग को निकालना। वेरिएबल मतलब अभी वेरिएबल है, हम लोग को इसका कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेन वर्क क्या क्या है हमारा, मेन वर्क है हमारा k की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट आता है और क्वेश्चन में भी दिया रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। और x और y मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, ये दोनों अगर हम लोग फाइंड कर देंगे तब इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। आई बात समझ में? तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। देखो आपका सेम रिएक्शन के लिए 4 स्टेट पे दिया हुआ है कि जब ए का कंसंट्रेशन ये है, ए का ये है, ए का ये है, ए का ये, तो कंसंट्रेशन अगर ए का चेंज कर रहा है हमारा तो हम लोग उसके लिए अलग अलग रेट लॉ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ए और बी का चेंज कर रहा है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो रेट दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, यही तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। चाहे वो रेट फॉर्मेशन का हो, चाहे डिकम्पोजिशन का, टूटने का रेट हो, चाहे बनने का रेट हो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना। अरे फॉर्मेशन किसका होगा, प्रोडक्ट का, हमारा डिकम्पोजिशन किसका होगा, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेट की टर्म्स में बात करें तो रिएक्शन का ही रेट हुआ ना। तो अगर हमारा 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है और चारों में ए बी का कंसंट्रेशन हम लोगों ने अलग अलग लिया है, दैट मीन्स हम चारों के लिए क्या कर सकते हैं, रेट लॉ लिख सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए रेट लॉ लिखने स्टार्ट करें, सॉल्यूशन मैं इधर से कर रहा हूँ आपको। अगर एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट 1 के लिए रेट लॉ लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। मालूम नहीं है, जब रिएक्शन एक ही है तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट, कोई भी जो कांस्टेंट होता है वो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। अगर सब्सटेंस ही हम लोग चेंज कर दे रहे हैं तब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करती है, और टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं तब। यहाँ पे रिएक्टेंट हर केस में ए और बी ही है। रिएक्टेंट चेंज कर रहा है क्या, नहीं, तो रेट कांस्टेंट चेंज करने वाला है नहीं। और टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट दो ही चीज़ पे डिपेंड ही करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के लिए वो है। अगर सब्सटेंस चेंज कर देंगे तो कांस्टेंट भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, वो चेंज करने वाला है नहीं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.10, और इसका वैल्यू हम लोग ऑर्डर कितना माने इसके रेस्पेक्ट में, x मान लिए, x की वैल्यू फाइंड करना है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी का कंसंट्रेशन कितना 0.1
टू द पावर इट्स वाई। अरे हाँ या नहीं। और रेट ऑफ रिएक्शन ये जो हमारा दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट मीन्स कंसंट्रेशन अपॉन टाइम किसका यूनिट, रेट का यूनिट। मतलब ये रेट ही तो दिया हुआ है फर्स्ट रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻³ दिस इज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग सिंपली फिर से लिखें तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन, सेम रिएक्शन में हमारा रेट ऑफ चेंज कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट चेंज करेगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी भी हमारा रिएक्शन सेम ही है, तो सब्सटेंस सेम हो गया और टेम्परेचर तो हमारा सेम ही है, मतलब रेट कांस्टेंट नहीं चेंज करना। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो गया 0.30 टू दी पावर इस ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर भी चेंज नहीं करेगा, कोई एक रिएक्शन है तो कोई पार्टिकुलर एक रिएक्टेंट के टर्म्स में ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर देने से ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, रिएक्शन चेंज हो रहा है, वही सब्सटेंस दूसरे जगह पे जा रहा है तब उसका ऑर्डर चेंज करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अभी भी ऑर्डर x और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर तो y फिक्स ही है, तो यहाँ पे b का कंसंट्रेशन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना 0.2 का वैल्यू y, और इस केस में रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 7.2 × 10⁻³ अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए लिखें तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा आ गया 0.30 टू दी पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ b आ गया 0.4 टू दी पावर y और इसका वैल्यू आपका आ गया 2.88 × 10⁻⁻1। और हमारा लास्ट अगर फोर्थ एक्सपेरिमेंट का लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो वही कंसंट्रेशन यहाँ पे a का कितना 0.4 टू दी पावर x और कंसंट्रेशन यहाँ पे b का कितना 0.1 टू दी पावर y और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 2.40 × 10⁻²। इसको सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कितना मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। नीचे वाला दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है आपको, ठीक है आई बात समझ में। अब जरा देखो आप, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है x और y का, ठीक है, तो अगर एक बार में तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार में y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लोग कोई दो ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं जिसको डिवाइड करने पे कोई एक टर्म कैंसिल हो जाए, या तो x वाला नहीं तो y वाला। जैसे सेकेंड नंबर में देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है 0.30 टू द पावर x और थर्ड नंबर में भी क्या चीज़ है 0.30 टू द पावर x। अगर दोनों को लेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा और y वाला बच जाएगा और इधर कांस्टेंट वैल्यू, तो y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं सेकंड को थर्ड से या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को ही हम लोग थर्ड से डिवाइड करते हैं, कुछ भी करो आप क्या दिक्कत है। सेकंड को जैसे हम लोग ने थर्ड से डिवाइड किया तो सेकंड में क्या है आपका, तो सेकंड में है k इंटू 0.30 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y, 0.2 टू द पावर y डिवाइडेड बाई LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ k इंटू 0.30 टू द पावर x इंटू 0.4 टू द पावर y और इसका वैल्यू कितना के इक्वल में है, तो RHS को RHS के साथ डिवाइड करो तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। अब देखो आप सेकेंड को थर्ड को डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ जरा देखिए, k तो कैंसिल ऐसे भी हो गया, 0.30 टू द पावर x, 0.30 टू द पावर x ये टर्म भी कैंसिल हो गया। अरे ये सो नो है या नहीं, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 टू द पावर y डिवाइडेड बाई 0.4 टू द पावर y इट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका भी पावर y, इसका भी पावर y, तो टोटल का पावर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे a का पावर a अपॉन b का मान लीजिए स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं और b का भी स्क्वायर। तो अगर पावर टोटल में मतलब ऊपर वाले नीचे वाले दोनों पे हमारा जाएगा उतना पावर, तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, तो a का पावर भी y, b का पावर भी y, तो a अपॉन b का पावर होल y लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 टू द पावर होल y। अरे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इट इज़ नहीं अभी रहने दो, 7.2 डिवाइडेड बाई 2.88 और 10 का पावर एक जगह कर लो, 10 का पावर -3 और ये -1 तो ऊपर जाएगा तो +1, तो -3 + 1 दैट इज 10 का पावर -2। ठीक, नाउ ये डेसिमल से ये डेसिमल गया।
और ये 2 से ये गया 2 टाइम्स में, दैट इज ये आ गया 1/2 का पावर y, दैट इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 2.88 इंटू 10⁻²। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? तो 2 का पावर y को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर y को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर y को लिख सकते हैं 2 का पावर -y। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको 1/2 का पावर y, कैसे भी करके आपको सॉल्व करना है। देखो आप अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे तो मैथ में आप ऐसा बहुत सारा चीज़ देखोगे। y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने को है ना हम लोग को, तो 1/2 का पावर y है, तो इधर में इस पूरे टर्म को हम लोग कुछ इस टाइप से तोड़ना है कि 1/2 का पावर समथिंग 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ताकि 1/2 और 1/2 दोनों तरफ हमारा सेम हो गया। तो हम लोग देखेंगे दोनों तरफ इक्वेट करके तो सेम टर्म हमारा हट गया। तो अगर ये 1/2 का पावर y इट इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 1/2 का पावर 8, तो 1/2 का पावर y और 1/2 का पावर 8, तो y का डायरेक्टली कितना का वैल्यू फाइंड हो गया 8। दोनों तरफ हम लोग कैंसिल नहीं करते, इस चीज़ में हम लोग देखते हैं, मिला करके मैच करके देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले टर्म को भी हम लोग को 1/2 का पावर कुछ ना कुछ लाना है, तो उसको लाने की कोशिश करो आप, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया कैंसिल, कितना से हो रहा है 1/2, नीचे में 2 आना चाहिए, मतलब पहले ये देखो आपकी डेसिमल तो अभी हटा दो आप, एक डेसिमल इधर है एक डेसिमल इधर है, तो एक जीरो इधर में जाएगा, ऐसे आप हटा दो। 72 288, 72 से कितना बार में कटेगा, तो आई थिंक 4 टाइम में, 4 2 या 8 280, हाँ 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये आपका 1 से कैंसिल हुआ 10 टाइम्स में, और ये 1 से कैंसिल हुआ आपका 4 टाइम्स में, ठीक है। अरे ये सर नो सही है ना। चलो तो ये बेसिकली 1/2 का पावर y इट इज़ इक्वल टू 10/4। हम लोग को इसको ऐसा नहीं कि डेसिमल में 2.5 तुरंत कर देना, ऐसा गलती नहीं करेंगे हम लोग। 1/4 है, 10 को पहले इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 का पावर -1 -2, तो -2 और यहाँ पे +1, तो ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 10 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 4। आप इसको क्या करो, अब देखो, हाँ अब तो हो गया, वैल्यू फाइंड हो गया, दैट इज़ 1/2 की पावर y, इसको 10 का पावर -1, अगर इसको हम लोग नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे, या फिर आप 10 का पावर -1 को हटा दो। आप क्या करो, 10 का पावर -1 है ना, अच्छा 10 का पावर -1 को पहले तो आप हटा दो, तो यहाँ पे बच के आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका बच जाएगा 1/4, एंड 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको आसानी से, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, तो ये हो गया आपका 2 का 1/2 का पावर y, एक टर्म हमारा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। ये मिस्टेक से कहीं छूटा तो नहीं है? 7.2 इंटू 10 का पावर -3, 2.88 इंटू 10 का पावर -1, यही दिया हुआ है ना। अच्छा ये -2 है, वही मेरे को लगा कि एक एक्स्ट्रा आ रहा है। 7.2 इंटू 10 का पावर -2, सॉरी, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे हो गया -2, ये हो गया आपका -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, दैट इज़ -1, और ये यहाँ पे आपका हो गया -1, 10 का पावर -1 +1, तो ये कैंसिल ही हो गया, मतलब 1 बच गया डायरेक्टली, 1, तो 1 तो 1 वैसे ही रह गया। अब 1/2 का पावर y इट इज इक्वल टू 1/2 का पावर 2, तो ये टर्म सेम, तो पावर भी सेम होगा, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो y का वैल्यू हमारा सॉल्व होकर के आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 हो गया सॉल्व करके। तो एक के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ऑर्डर निकाल लिया, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में भी हम आसानी से निकल जाएगा। दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे निकाल लेंगे बस। तो एक तो हमारा y वाला टर्म सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि x वाला टर्म कैसे सॉल्व होगा। तो
अगर मान लीजिए कि किसी इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू आ गया तो पुट कर देंगे, तो किसी इक्वेशन में अगर y का वैल्यू पुट कर देंगे उससे x का वैल्यू निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट वाला भी तो टर्म हमारा, ये इसका वैल्यू नहीं पता है, ये पता रहता तब ना निकल जाता हमारा, तो ये तो पता है नहीं। मतलब अब हम लोग को वैसा दो इक्वेशन खोजना है जिसमें y वाला टर्म कैंसिल होगा। तो y वाला टर्म यहाँ पे है 0.1 टू द पावर y, यहाँ पे 0.2 0.4 और यहाँ पे है 0.1 टू द पावर y, मतलब 1 और 4 दोनों का आपस में डिवाइड कर देंगे तो फिर से y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 क्या चीज़ है आपका, k इंटू 0.10 टू द पावर x इंटू 0.1 टू द पावर y, और इसका वैल्यू, अच्छा पहले डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, मतलब LHS को LHS के साथ, k इंटू 0.4 टू द पावर x इंटू 0.1 टू द पावर y। फर्स्ट का वैल्यू है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ फोर्थ का वैल्यू है 2.40 इंटू 10 का पावर -2। यहाँ से k कैंसिल हो गया, 0.1 टू द पावर y से 0.1 टू द पावर y भी कैंसिल हो गया हमारा। तो ये बच कितना गया, तो 0.10 टू द पावर x, और यहाँ पे 0.4 टू द पावर x, इट इज़ इक्वल टू, इधर में अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बच गया आपका 6/2.40 को एक साथ ले लो आप, 10 का पावर को एक साथ सॉल्व कर दो, तो 10 का पावर -2, ऊपर में है -3, तो इधर जाएगा तो प्लस, तो -3 + 2 दैट मीन्स ये आ गया आपका -1। बस अब तो सॉल्व कर देना, इसका पावर भी x, इसका पावर भी x, तो होल x लिख सकते हैं 0.10/0.4 का होल पावर x, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 6/2.40 इंटू 10 का पावर -1। फिर से हम लोग देखेंगे दोनों तरफ सेम टर्म लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये डेसिमल, तो यहाँ पे एक डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 0, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/4 का पावर x, इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ गया आपका 6 और 2. इसको आप हटा, 2 डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 इधर हमें आ जाएगा, तो 6 से हम लोग कट करते हैं 240 को, 40 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 से कैंसिल होगा 100 टाइम्स में, और ये 1 से कैंसिल होगा 40 टाइम्स में, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो 10 और इंटू 10 का पावर -1, तो ये हो गया आपका 1, तो 1/4 सिंपली, वाह तब तो सॉल्व हो ही गया। तो यहाँ 1/4 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, ये भी 1/4 का पावर x, 1/4, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से डायरेक्टली 1, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1। तो अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 1। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इस केस में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, तो 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा 2, या पूछा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अब हमारा क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग अगर k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं, कोई भी कंसंट्रेशन a b वाला एक साथ लिख देंगे और पावर 1 2 कर देंगे, तो k फाइंड करना है। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग k की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो k = क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू तो आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, इन सारे में से कहीं से भी, क्योंकि x का वैल्यू भी मालूम है, y का वैल्यू मालूम है, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो k क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा, इसको इस तरफ कर दो आप, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन पुट करो और उसी का a और b का कंसंट्रेशन आप पुट करो, तो यहाँ से k का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा बस। तो k का वैल्यू सॉल्व हो ही गया आपका, तो रेट कांस्टेंट निकल गया। रेट लॉ आप लिख ही सकते हो, कोई भी कंसंट्रेशन a b का साथ में लिख दोगे और उसका पावर 1 2 और k तो आप पता ही है। अरे ये सुनो, समझ में आई बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, कुछ करने का नहीं है, बस हम लोग को सेम टर्म वाला देखना है कि सेम टर्म वाला हमारा मिल जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तभी तो अगले टर्म का वैल्यू फाइंड होगा। बाकी ऐसे तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत इसका बेसिक सॉल्व करने आना ही चाहिए, तभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई बहुत बड़ा चीज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। होप आपको ये सब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी में और भी होगा ऐसा, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और अगर नहीं बनता है तो आप उसको पूछोगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बेसिकली आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। आप इसको पहले जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए,
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, फिर डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। हम लोग को दो ही टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। देखिए नाम से ही क्लियर है, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब ये कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ आपका, मॉलिक्यूल। तो किसी भी एक रिएक्शन में जितना मॉलिक्यूल्स हमारा इन्वॉल्व होगा ना रिएक्शन को कराने में, सिंपल सी बात, रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा या जितना मॉलिक्यूल होगा हमारा, वही उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। मैं आपको आगे कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊँगा, जो कि नहीं पढ़ना है एक्चुअल में, बोर्ड से सिलेबस हटा दिया गया। बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रिएक्शन होता कैसे है। तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पहले आपस में कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट बनने के बाद हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी रिएक्शन उसी अकॉर्डिंग प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेप कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होगा, देन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये रिएक्शन A + B इज गिविंग समथिंग प्रोडक्ट, तो ये जो रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट हमारा कौन है, A, और रिएक्टेंट कौन है, B। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स A और B का आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और ये कोलाइड करके हमारा एक नया इंटरमीडिएट बनाएगा, और उससे हमारा फिर से नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व देखें तो इस केस में अगर इसके आगे सपोज करो 1 है, इसके आगे सपोज करो 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो टोटल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कितना हो गया, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। तो तुम लोग 2 मोल नहीं बोलेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब नॉर्मली हम लोग मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, 1 मोल को एक मॉलिक्यूल के टाइप से लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1, तो इस केस में अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो कितना हो गया, 2। कहीं पे मान लो सपोज आपका लिखा हुआ है कि सपोज करो 2A डिकम्पोजेज टू फॉर्म सम प्रोडक्ट, तो ये हो गया रिएक्टेंट। इस केस में अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स इनका इन्वॉल्व हो रहा है, 2 मोल्स, दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी इज बेसिकली 2। आई बात समझ में। तो सिंपल सा चीज़ कि लेकिन हर जगह ऐसा सेम नहीं होता है, मैं अभी आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जितना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जितना भी रिएक्टिंग स्पेसीज है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज इज बेसिकली कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और वो रिएक्टिंग स्पेसीज क्या करता है, तो आपस में कोलाइड करता है, और तब हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद। तो हम लोग और अच्छे से अगर बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज दैट इज इन्वॉल्व इन कोलिजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। राइट, क्लियर। तो पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिखो, लिखेंगे आप द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व during the collision, या the number of reacting molecules involved during the collision for the formation of product, is called as molecularity। कितना देर हो गया, आया बात समझ में ना। तो जितना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा आपस में, जो आपस में कोलाइड करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के केस में, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। होप आपको समझ में आई होगी बात। तो प्रीवियस जितना भी आपका टॉपिक ये सब हो गया, आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन ये सब जरूर सॉल्व करोगे, और जो भी डाउट्स होगा पूछोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे इसको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के बीच में, देन डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को स्टडी करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इस बार सिलेबस से हटा भी दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।